बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हम तक इत्तलात पहुँची हैं कि इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में पार्टी के न जाने का फ़ैसला बेहतर करार दे दिया है। पार्टी ने ये डिसीजन लिया था कि इमरान खान साहब को पे रोल पे या तो बाहर पे रोल पे लाया जाए, या फिर हमने अपने प्रोग्राम में ये डिस्कशन की थी कि अगर पॉसिबिलिटी है तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की अगर तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी है, इनके APC करनी है, तो उसके ज़रिए उन तक उनकी रसाई होनी चाहिए या उन तक भी मामलात पहुँचने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इस सब के अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात का मुकाबला करने के लिए और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा अहम स्ट्रेटजी है जिस पे अभी बात करनी है। किस तरह से इन मामलात को जो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको कैसे नबरदाज़मा होना है, पूरी कौम को यकजहती के साथ और मजबूती के साथ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो कल इजलास हुआ था, उसका जो एलामिया था जिसमें सियासी क़यादत भी साथ बैठी थी, अस्करी क़यादत भी साथ बैठी थी, कि पूरी कौम को अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। इजलास के बाद नाज़रीन जो एलामिया जारी हुआ था, उसके 2-3 अल्फाज लाइनें इस बात की काफ़ी तक़वियत देती हैं कि एक नेशनल कंसेंसस के साथ, यकजहती के साथ आगे बढ़ने के लिए इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इस सब के अलावा नाज़रीन, हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए MQM राबता कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। क्यों MQM बार बार हुकूमत को थ्रेट करती है, हुकूमत से अलहदा होने की बातें करती है? अब ये हुकूमती बेंचेस पे बैठने की बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी गाहे बगाहे PMLN को इसी तरह के थ्रेट्स देती रहती है, इसी तरह की बातें करती रहती है। ये किस तरह के चैलेंजेस के सामने है हुकूमत को, इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं राजा साहब से। राजा साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी आ रही है, नहीं है लेकिन आप जी बहुत शुक्रिया। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्दी के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कल जो एक अहम कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, एलामिया तो सामने आ गया, एक ग्रैंड ऑपरेशन की बात की जा रही है। एक ऑपरेशन के किस तरह से दहशतगर्दी को लेके चलना है, उसकी कोई सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है। कुछ बता सकेंगे कि क्या जो पब्लिकली या मीडिया के जितना को आप मीडिया को बताना चाह रहे हैं, कि जितनी को इन्फॉर्मेशन बाहर आप पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें क्या डिटेल्स है उस ऑपरेशन के हवाले से? जी, इसमें कोई ज्यादा पेचीदगी नहीं है। सीधी सी एक बात है कि पाकिस्तान की सलामती को इस वक्त खतरात लाहक है दहशतगर्दी से, उन अनासर से जो बैरूनी आकाओं के इशारे पर इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दरपे हैं, और उनको न सिर्फ के बैरूनी एस्टेब्लिश्ड जो सबूत है उसके तहत इमदाद हासिल है, बल्कि उनको यहाँ पर अपने अंदरूनी जो यहाँ पर कुछ अनासर हैं कि जो जिनको आप कह सकते हैं नरम तरीन अल्फाज में कि वो गुमराह अनासर हैं, उनकी मदद हासिल है। और वो सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ, और एक एग्रेंडाइज किया जा रहा है उनको, एक हीरोइक दहशतगर्दों को रंग देने की एक जो है नातवा और नाकाम कोशिश की जा रही है। तो जो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम है वो बड़ा वाज़ेह है, और वो कामयाबी से उस पर अमल दरामद हुआ था 13 से 18 के दौर में, और 18 के बाद फिर उसको बैक बर्नर पे रख दिया गया और उसको उस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और कुछ इकदाम जो अपना मौजूदा अपोजिशन की हुकूमत थी उनके दौर में ऐसे उठाए गए कि जिसने दहशतगर्दी की इस आग को मजीद हवा दी। और अब ये फैसला तमाम सियासी जमातों ने, एक सियासी जमात है, ये तारीख लिखेगी बड़े अफसोस के साथ कि वो सियासी जमात जिसने के इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी इस नेशनल कॉज में कि जिसका जो टारगेट है वो दहशतगर्द है, उसका हिस्सा जो है वो उसने उस नेशनल आवाज का, कौमी आवाज का हिस्सा बनने से गुरेज किया एक सियासी जमात ने। तो ये बड़ा वाज़ेह था, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, इसमें कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान में जब तक अमन एस्टेब्लिश नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क आगे
नहीं जा सकता, और मुल्क को रास्ता रोकने वाली जो मजमून ताकतें हैं उनको जो है उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी तमाम जमातों ने ये जो कल भी मीटिंग हुई उसका एलामिया बुनियादी तौर पर उस अज़्म और उस जो रिजॉल्व है उसका इजहार कर रहा है। और अब वक्त आ गया है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे भरपूर तरीके से अमल किया जाए और पाकिस्तान को आगे ले जाया जाए। इसमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, और यूं यूं ये कोर्स ऑफ एक्शन आगे जाएगा तो उस वक्त इसके खदो खाल जो है वो वाजे होते जाएंगे। ठीक हो गया। चीमा साहब, सर मुझे ये बता दीजिए कि सियासी सूरत हाल तो ये है कि तहरीक इंसाफ के क्लैश हैं डेफिनेटली मौजूदा हुकूमत के साथ, जिसको आप फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, उनके आपके साथ क्लैश हैं। वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ना खुशगवारी किसी कैफियत है जो कि पैदा हो जाती है आपके सोशल मीडिया के ज़रिए, जिनको सिंपल वर्ड्स में, मैं अपने वर्ड्स में अगर यही कह दूँ तो मुझे ये बता दें सर, दोनों पार्टीज़ के मामलात इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन आप लोगों ने कल ये जो इस अहम इजलास में शामिल ना होने का फ़ैसला किया है, बानी की भी अभी मेरे सामने खबर चल रही है कि इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में पार्टी के ना जाने का फ़ैसला बेहतर करार दे दिया है। सर ये एग्जैक्टली बेहतर किस सेंस में था? आपको नहीं लगता कि मुल्क की सलामती के लिए अगर आपको बैठ जाते हैं उनके साथ तो बेहतर होता? एक तो मुझे आपकी सही आवाज नहीं आ रही, अल्फाज कट रहे हैं, लेकिन मैं राजा साहब की बात मुझे आ रही थी तो वाकई मुझे पता ही है कि चैनल क्या चाहते हैं और किस तरह की सवाल करते हैं। सवाल ये है कि पहली बात ये है कि इस वक्त यू कैन से कि 13 से लेके 18 तक बड़ा अच्छा नेशनल एक्शन प्लान था, लेकिन दहशतगर्दी बड़े अरूज पे थी, और उसके बाद 18 के बाद हमने उसको बैक बर्नर पर डाल दिया और दहशतगर्दी जीरो हो गई। अगर आपकी तारीख में 1970 के बाद किसी एक टाइम आपके पास 3.5 साल का आया कि जिसमें दहशतगर्दी जीरो हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है कि आप सीखें कि वो हम उस वक्त जीरो क्यों हुई थी, और बाकी जब एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान या दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब अज़ब, पुराना अज़ब, ये इतनी ज़रबें चलती हैं तो किसी ज़रब में भी वो ठीक नहीं हुई, आप कह रहे हैं दहशतगर्दी जीरो नहीं हुई। तो अगर हमारी गवर्नमेंट के दौरान हमारे टेनोर में वो जीरो हो गई थी तो मैं समझता हूँ सीख लेना चाहिए कि वो कैसे हो गई थी और बाकी जगह पे क्यों नहीं होती, कि बाकी ज़रबें क्यों ठीक नहीं लगती है, ठीक जगह नहीं पड़ती। यहाँ पे दूसरी जो बात हो रही है कि अभी भी एक दिन में अगर 57 हमले होते हैं और हम अभी भी कह रहे हैं कि ये चीजों को वजाहत करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बात बड़ी सादा है। एक वजीर साहब बोलते हैं, वो कहते हैं एक SHO की मार है ये दहशतगर्द, दूसरा कुछ और बोलता है। अभी राजा साहब बार बार एक ही दफा उन्होंने 3 बार कहा है कि जी बात बड़ी सादा है, किसी किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में 193 मुल्क है, 193 मुल्कों में कोई ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि जिसमें एक दिन में 57 हमले हों? और ये दहशतगर्दी है या आपका खाना जंगी है, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में छोटी मोटी कहीं ना कहीं छोटी या ज्यादा होती रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो रुक गई है। हम ऐसा बदकिस्मत मुल्क हैं कि 70 में भुट्टो ने शुरू किया बलोचों के खिलाफ एक आप कह लें कि कैंपेन शुरू की, उसके बाद आज तक ये बढ़ती रही है, रुकी नहीं है, सिवाय हमारे 3.5 साल के अलावा। तो इस बात को यू कैन से 55 साल हो गए, 55 साल में को 3.5 साल का वक्त आया है। 52 साल से जनाब हम कंट्रोल भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है, हमारी ज़रबें भी बड़ी जबरदस्त लगती हैं, हम आप कह लें कि दुनिया में बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छी है, लेकिन दहशतगर्दी नहीं खत्म होती। तो अच्छा इशू क्या है? फिर हमें बार बार कहते हैं जी वो भारत जो है वो कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, और साथ अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान से कि अगर पड़ोसी देखें तो क्या ताजिकिस्तान से लेके या फिर तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से लेके बात करें, रशिया, पाकिस्तान, तो ये किसी भी मुल्क में वो दहशतगर्द उनके नहीं जाते सिवाय हमारे। मतलब किसी मुल्क में जहाँ पे बड़ी थोड़ी आबादियां हैं, बॉर्डर बड़े पोरस हैं, जहाँ पे उनकी फौजें थोड़ी हैं, तो वो कहीं नहीं जाते, हमारे यहाँ आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हमने मतलब 40 साल उनको, ये 50 साल उनको किया है, 40 साल तकरीबन उनको किया है, उनकी मेजबानी की है, तो 40 साल मेजबानी के बाद भी वो हमें क्यों मारते हैं, हमारे साथ भी क्यों लड़ते हैं और किसी और मुल्क में जाके नहीं लड़ते? मैं समझता
ہوں کہ ہمیں گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وہ میاں شہباز شریف کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, لیکن وہ منجی تھلے ڈگوری والی گل ہے کہ اپنے یو کین سے کہ منجی تھلے ڈگوری پہ کہ دیکھیے تو صحیح کہ ساڈی منجی تھلے کی روڑا ہے کہ مطلب سارے دہشت گرد دنیا تو ساڈے کو آتے ہیں, باقی کسی جگہ نہیں جاتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو نا پرانے الفاظ پرانے مطلب ٹرمیں جو 70 میں چلتی تھی, 80 میں چلتی, 60 میں چلتی تھی دنیا میں, وہ آج 2025 میں کسی کام کی نہیں ہے. وہ کسی کام کی نہیں ہے. نہ کوئی ان کو بائی کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار ہے, نہ ہوتی ہے دنیا میں. ساری دنیا میں یہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. اسے کیوں یہ ختم نہیں ہو رہی, اور اچانک کیوں ایرپٹ ہو گئی ہے, اچانک کیوں بڑھ گئی ہے. اور کہیں ہم مذاکرات کی بات نہیں کرتے, کہیں ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں کرتے, کہیں آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کی بات نہیں کرتے. ایک جعلی سے ہم نے جمہوریت بنائی ہے, سارا ملک جو ہے 17 سیٹوں پہ فارم 17 پہ 47 پہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی کبھی دنیا میں آپ کہہ لیں کہ مینڈیٹ چوری کر کے بھی آپ امن قائم کر سکتے ہیں؟ کبھی دنیا میں یہ فارمولا ہوا ہے جو یہاں ہو رہا ہے؟ اور مطلب ہم کتنے دلیری سے, یعنی کہ چیمہ صاحب اگر میں چیمہ صاحب اگر میں آپ کی بات کو جہاں تک سمجھی ہوں, ہم بیٹھیں گے تو آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے, کیوں بیٹھے تھے آپ کے سامنے؟ آپ تو نالائق ہیں, آپ تو چور ہیں, آپ تو قبضہ گروپ ہے. لیکن چیمہ صاحب جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھی ہوں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے, نمائندہ حکومت ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیسے مان لیں ہمیں؟ ٹھیک ہے, آپ ہرل صاحب سے جان لیتے ہیں. ہرل صاحب آپ نے جی چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہرل صاحب سے جان لیتے ہیں. ہرل صاحب آپ نے راجہ صاحب کی بھی بات سنی, آپ نے چیمہ صاحب کی بھی بات سنی. اب مجھے یہ بتا دیں کہ ملک کو امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی ہم کے پی کو دیکھ لیں, بلوچستان کو دیکھ لیں, تو یہ تو 2 صوبے بالکل ہی سیکیورٹی کے حوالے سے رسک پہ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ امن و امان کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتیں, یہ جو موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, بیان بازی ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں چلتی رہتی ہے, لیکن اتفاق ہوتا ہے ملک کی بہتری کے لیے, ملک کے کنسنسس کرنا پڑتا ہے دہشت گردی کے خلاف. کہ اتفاق رائے کر پائیں گے سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں بڑی بدترین صورتحال ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جب سے واقعہ ہوا ہے, یہ سانحہ ہوا ہے, اس کے بعد بھی الزام تراشیاں اور بیان بازیاں جاری ہیں. آپ نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے واقع رونما ہوتے ہیں, اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں, تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہو کر کوئی لائحہ عمل بناتی ہیں تاکہ یہ جو قومی مسئلہ ہے اس ملک کو درپیش جو ہے, خدا نخواستہ اس وقت جو جس طرح جو دہشت گردی اور انتہا پسندی جو ہے جس کا سامنا اس ملک کو ہے, اس سے خدا نخواستہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے. 2014 میں جیسے انہوں نے کنسنسس اس کے بعد بھی ابھی تک ان کی سنجیدگی کی صورتحال یہ ہے کہ چلے چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو. تو اگر یہ سنجیدہ ہوتے کہ کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے یا ریاست کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اپوزیشن کی بجائے, اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں, ان کو پیرول پہ رہا کر دیتے. وہ جو ان کیمرہ اجلاس ہونا تھا اس میں وہ شریک ہو جاتے, اپنی تقریر کر لیتے, اس کے بعد ایک پیغام جاتا, پوری قوم کو پیغام جاتا کہ قوم جو ہے وہ متحد ہے, ساری سیاسی جماعتیں متحد ہیں اس معاملے پہ, دہشت گردی کے معاملے پہ, انتہا پسندی کے معاملے پہ. لیکن بدقسمتی ہے, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اب بھی سیاست نہیں چھوڑی. انہوں نے ایک پارٹی کو اب بھی جو ہے بیان بازی اور الزام تراشیوں میں جو ہے الجھا ہوا ہے. اور خود آپ دیکھ لیں جب یہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, یہ ایک صرف ایجنڈا تھا اس کا, ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, ملک میں انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, کیسے دہشت گردوں کو کچلنا ہے, یا اس ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے. لیکن اس کا آپ دیکھ لیں جو اعلامیہ جاری ہوا تو وہ سارا اعلامیہ یہ تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, ہم نے ایک جماعت جو ہے وہ اس نے شریک نہیں کی اس اجلاس میں, ہم نے ان کے پیچھے اب لگ گئے ہیں, بجائے یہ دہشت گردوں کے پیچھے لگیں, بجائے یہ جو قصوروار ہیں ان کے پیچھے لگیں, یا اپنے آپ سے کچھ طلب سوال کریں, اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ ان کو بہتر کریں, یا اس حوالے سے جو بھی کرنے والا ہے وہ کرنے کی بجائے جو ہے یہ ایک جماعت کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہ سارا جو ملبہ انہی پہ ڈالنے ہیں. کیا یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے انہوں نے کی ہے؟ بھائی جنہوں نے کی ہے ان کا پیچھا کریں, جو اس کے اسباب ہیں ان کو تلاش کریں, ان کو جو ہے ان کا سدباب کیا جائے.
اس طرح جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہماری بدقسمتی اور ہماری سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ترقی کی راہ میں، اور جو ہم اب تک جو اس ملک میں سیکیورٹی صورتحال جو ہے اس کو بہتر نہیں بنا سکے، کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے. ہم اب ملبہ جو ہے بڑی آسانی سے دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے، اور ایک جماعت کو صرف جو ہے اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اتنی دیکھیں منظم دہشت گردی ہوئی ہے. کیا یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی جو ہے ناکامی نہیں ہے کہ اس طرح یہ جیسے یہ واقعہ ہوئے؟ تو بجائے ہم جو ہے، اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال کی جو ذمہ داری ہے ان کی بنتی ہے، لیکن اس ملک میں وہ جو ہے سیاسی ساری ذمہ داریاں وہ لیے ہوئے ہیں، ایک جماعت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، کیسے جو یہ حکومت ہے اس کو طول دینا ہے، اپنے اقتدار کو طول کیسے دینا ہے. اس ساری پالیسی پہ اور اسی پہ فوکس ہے کہ بجائے ہم دوسری چیزوں پہ فوکس کریں. اور میں اب بھی عرض کرتا ہوں کہ سارے ادارے جو ہیں اپنی اپنی آئینی حدود میں واپس آ جائیں اور قانون کے تابع ہو جائیں. اور جب یہ ادارے سارے اپنی اپنی آئینی حدود میں آ جائیں گے، قانون کے مطابق کام کریں گے، نہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ رہے گا، نہ یہاں پہ کوئی سیاسی مسئلہ رہے گا، نہ معاشی مسئلہ رہے گا، نہ قانونی مسئلہ رہے گا، نہ لوگوں کی دستوری ضمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہوں گی، اور ہم ایک قومی دائرے میں آ جائیں گے. اس طرح خدا نخواستہ ہم پہلے ہی جو ہے بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں ان دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے. اب پہلے ہم کہتے تھے جی ہمارا بھارت دشمن ہے، ادھر سے دہشت گردی آتی ہے. اب ہم نے ایک اور ملک کو دشمن بنانے جا رہے ہیں جو ہمارا ہمسایہ اور ہمارا اسلامی ملک برادر بھائی ہے. بجائے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں فیضہ، کسی بھی مسئلے کا حل آپریشن نہیں ہے. طاقت کا استعمال آپ جتنا مرضی کر لیں. 1948 میں آپریشن ہوا، اس کے بعد 1956 میں آپریشن ہوا، اس کے بعد 1973 میں آپریشن ہوا، پھر مشرف دور میں آپریشن ایک بڑا گرینڈ ہوا. کبھی ہم ضرب العضب کے نام سے، کبھی ہم رد الفساد کے نام سے، کبھی استحکام پاکستان کے نام سے ہم بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے اٹریکٹیو نام بھی دیتے ہیں. لیکن کیا آج تک اس مسئلے کا حل ہوا ہے؟ دہشت گردی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ دہشت گردی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، بالکل بری صورتحال ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھیں ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے. سنجیدگی سے ساری جماعتوں کو چاہیے کہ ایک پیج پہ بیٹھیں، اتفاق رائے پیدا کریں، پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب سے جانتے ہیں. راجہ صاحب، اتفاق رائے ڈیفینیٹلی کنسنسس سیاسی جماعتوں کا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے سر. ایٹ لیسٹ دہشت گردی کے خلاف تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، منا لے جس بھی طرح سے منانا ہے. لیکن سر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دو مختلف عوامل ہیں، جس میں سے ایک میں ابھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی آپ اس پہ کریں. ایک تو مین سٹریمنگ ہے جس کی میں ابھی بات کرنے جا رہی ہوں. ہمارے وہ علاقے، وہ لوگ یا وہ قبیلے جو ترقی کی دوڑ میں سر پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہیں اب وہی گلہ شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، وہی ناراض نالہ ہیں وہی ہیں، یعنی کہ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں وہ اس وقت. ان کی ایلینیشن ختم کرنے کا جو ایک پروسیجر ہے جس میں تمام جماعتوں کو اکٹھے ہو کر ان کو آگے بڑھانا ہے، بہت اہم پارٹ ہے سر وہ اس سب کا. لیکن اس کو کنفیوز ایسے لگ رہا ہے کہ اس سارے حصے کو کنفیوز کر دیا گیا ہے. سیاسی جماعتیں خود بھی کنفیوز ہیں، نہ وہ اکٹھی بیٹھ رہی ہیں، نہ اس کنفیوژن کو ختم کر رہی ہیں. سر اس کا حل کیسے نکلے گا راجہ صاحب؟ یہ مجھے وہ انگریزی کا مشہور پروورب یاد آ رہا ہے کہ ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈس. تو اسی مفہوم کا ایک شعر بھی ہے کہ منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، یہ لوگ منافق ہیں بلا کے. یہ جتنی گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پہ، یہی اگر کل اس کمیٹی میں ہو جاتی، یہی باتیں، کس لیے یہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟
ये कोई डाला जेल में तो पैदा नहीं होगा, ना किसी कैदी को, सजा याफ्ता को पैरोल पे रहा करने से अगर ये रवाई डाल दी गई कानून में और आइन में जिसकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर तो हर सियासी कोई चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा होता है, कोई काउंसलर का, वो कहेगा मैंने मुशावरत करनी है, मुझे पैरोल पे रहा करें। तो बातें, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में कायदे हस्ब इख्तलाफ मौजूद है, सेनेट में मौजूद है, एक फोरम मौजूद है, उस पर ये बात करें, बैठे। पहले जब मुज़ाकरात की बात हुई तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, वो किससे गुफ्तगू के लिए बनाई थी? चोरों से बनाई थी, नहीं फॉर्म 47 वालों से गुफ्तगू के लिए बनाई थी ना। लेकिन क्योंकि उस कमेटी का मकसद क्या था? उसका मकसद एक फर्द वाहिद को राही दिलाना था, और उसी के गिर्द जो है अगर मुज़ाकरात को घुमाने की कोशिश की गई तो फिर उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। ये गुफ्तगू तो प्लेटफॉर्म पे जो यहाँ पे हो रही है, चैनल पे हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, ये वहां पे जब एक मुल्क की, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आपको याद है कि 2014 का जब धरना था तो तब भी इसी किस्म के मामलात थे। वो जब अपना वो हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया, जी तो उसके बिल्कुल, बाद 16 कौन जो है दिसंबर वो इकट्ठी हुई, 2014। तो तब भी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने वाले थे। तो ये बात है, फिर वही बात है कि बड़ी सिंपल है। ये जो अभी चीमा साहब फरमा रहे थे, जिन जी, जी। ज़रबों को गिन रहे थे, पहले तो इनसे ये पूछें कि वो उन 3.5 बरसों में कब दहशतगर्दी जीरो हुई थी, कितने एहतमाम से और कितनी खूबसूरती से जो है तारीख को मसक कर दिया जाता है। अगर दहशतगर्दी कम हुई थी तो वो 13 से वो 18 वाला दौर था जिसमें मिनिमाइज हुई थी, जीरो तो तब भी नहीं हुई थी। तो ये इनके 3.5 बरसों में कब जीरो आ गए, जरा भूल गए वो क्वेटा के वाकयात, जब वो वकला की पे दर पे वाक़े हुए थे, भूल गए ये पिशावर के वाकयात। और ये कह रहे हैं किस कदर खूबसूरती से और किस कदर मैं लफ्ज सख्त ना इस्तेमाल कर दूं, दीदा दिलेरी से या डटाई से, कि जी जनाब वो दहशतगर्दी हमारे वक्तों में जीरो हो गई थी। तो वो नहीं हुई, और ये ज़रबें जो है उन ज़रबों में से एक ज़रब इनके ज़माने में भी थी। तो ये तारीख को मसख करना, हालात को मसख करना, चीज़ों को बदल के, इस पिछले दौर में जिस फन ने सबसे ज्यादा तरक्की पाई है वो कहानी साजी का फन है, कि आप बैठ के तो एक कहानी बना देते हैं किसी एक फिक्टिशियस चीज के गिर्द और फिर उसको लेके चल पड़ते हैं। तो बात तो यही है कि बातचीत से होगी, और बातचीत का फोरम पार्लियामेंट है, बातचीत का फोरम सियासी जमातें हैं। और अगर सियासी जमात घूमना शुरू कर दे लट्टू की तरह एक शख्सियत के गिर्द, एक शख्स के गिर्द, कब किसी ने मुतालबा किया था हमारे जब लोग लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार थी तो कि जी आप पैरोल पे राही करें, उनके जो बाहर नुमाइंदे होते हैं वो उनको डेलीगेट की जाती है पावर्स, वो गुफ्तगू करते हैं और वो फैसले पे पहुंचते हैं। तो कल का ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि जब इस कौम की मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो उस वक्त उसमें लिखा जाएगा कि एक सियासी जमात ऐसी थी जिसने कि जाफर एक्सप्रेस जैसे एक घिनौने वाक़े के बाद भी जो है वो उसको अपनी जो है वो उन्होंने अपनी जो अना थी और जिद थी उसे तर्क नहीं किया, और उस वक्त भी वो उस कौम के साथ खड़े नहीं हुए और सिर्फ महज अपने इक़्तिदार के लालच के लिए अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के रखी। तो ये चीजें तारीख नहीं भूलती, वक्त गुजर जाएगा लेकिन तारीख नहीं भूलेगी। और ये क्या अमर माने था, कल ये आ जाते वहां पे बैठते, इनके पास सारे सीनियर लीडरशिप मौजूद है, ये मुशावरत कर सकते थे। एक चीज पे इन्होंने जिद लगा दी और जिसकी वजह से जो है वो ये बुनियादी तौर पर अगर आप बयानिया ही चेक कर ले सोशल मीडिया का जब बात आती है तो क्यों आती है, कल इनके सीनियर क्यादत ने, इनके जो वकास अकरम साहब है उन्होंने डिसऑन किया इनके पार्टी के ओहदेदार को इतलात से, जो मुतलका ओहदेदार है कि जनाब नहीं वो तो हमारे पॉलिसी का हिस्सा नहीं है जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो जब इस किस्म के वाकयात होंगे, सोशल मीडिया अगर आप उठा के देख लें तहरीक इंसाफ का और भारत का उठा के देख लें, तो अगर आपको कहीं पे जरा सुई बराबर भी बाल बराबर भी मौक़िफ़ में फर्क नजर आए तो फिर आप बात करें। बिल्कुल वही मौक़िफ़, बल्कि यहाँ से मौक़िफ़ बना के वहां जाता है और वहां वाले को उठा के तो यहाँ पे सोशल मीडिया की जीनत बनाया जाता है। तो इस वक्त राजा साहब आप तनकीद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या ओवरऑल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं? ये कौम अगर उसे जब ये और एहसास हो रहा है बड़ी तेजी से कि एक सियासी जमात राजा है साहब कि मेरा आपसे सवाल ये है, आप तनकीद अलग रखा कि जब मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत थी, यगानगत की जरूरत थी, वैदानियत की जरूरत थी,
तो इसके बाद तो महल है किसी बात पे और को बदलने। मैं फिर रिपीट करूंगा कि बात बड़ी सिंपल सी है, एक तरफ दहशतगर्द है, एक तरफ ये कौम है, तो आपको इस लाइन के एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो मैंने ये 2 मुहावरे और शेर बुक पढ़ा था, ये बिल्कुल सूरत हाल की अक्कासी राजा साहब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अभी आपने सोशल मीडिया को हाईलाइट किया, को नुकसान पहुंचाने वालों के राजा साथ साहब हैं, अब तक मेरी या फिर आवाज क्या है पहुंच कि रही नहीं, है? हम उनको डिसऑन करते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं, राजा साहब और अब हम तक मेरी उनको आवाज जो है पहुंच रही है? उनके साथ नहीं खड़े। ये दो में से एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। राजा साहब अब इसलिए तक ये मेरी simple आवाज है, पहुंच रही है? बिल्कुल सिंपल है दैट। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राजा साहब से जानेंगे कि सोशल मीडिया पे इन्होंने तनकीद किया है, क्या वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद है या ओवरऑल सोशल मीडिया पे तनकीद है। एक ब्रेक के बाद।